अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज भी हम कुछ ऐसा ही मौजू आपके लिए लेकर आए हैं जिससे हमें और आप दोनों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पर जनाब आज का जो मौजू है वो इंसान की तरक्की और उसकी मुआशी पायदारी के बारे में है। ये वो अवामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी और मुस्तकबिल दोनों के लिए नहायती अहमियत के हामिल हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें मुआशी तरक्की और इंसान की ज़िंदगी के मयार का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे मुआशी तरक्की से मयार ज़िंदगी बेहतर होती है, इसी तरह बेहतर ज़िंदगी मईशत को भी परवान चढ़ाती है। और अगर इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम ना किया जाए तो ना सिर्फ आप मुआशरा बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि इंसानी तरक्की क्या चीज़ है। इंसानी तरक्की का मतलब सिर्फ मुआशी खुशहाली नहीं है बल्कि इसमें सेहत, तालीम, मयार ज़िंदगी और बुनियादी हुकूक की फराहमी भी शामिल होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत से अहम इंडिकेटर्स या फिर अवामिल होते हैं। सबसे पहले कि लोगों की औसतन उम्र, बीमारियों से निजात और सेहत की सहूलियात तक उनकी रसाई हो। दूसरी चीज़ आ जाती है जनाब लोगों की तालीमी सतह, तालीमी इदारों की दस्तयाबी और इल्म की फराहमी उन तक पहुँचाई जा सके। तीसरी चीज़ मयार ज़िंदगी के लोगों की आमदनी, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी उनको कितनी मयसर है। इंसानों के हकूक़ की हिफाजत, इंसाफ की फराहमी और आज़ादी राय। जब तक एक मुआशरा अपने अफराद को सेहतमंद, तालीम याफ्ता और बावकार ज़िंदगी फराहम नहीं करेगा ना, वो तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता। मिसाल के तौर पर कुछ ममालिक में इकनॉमिक ग्रोथ की शरह बहुत ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। उन ममालिक में नाइजीरिया आ जाता है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आ जाता है, उसके बाद इंडोनेशिया भी आ जाता है। इन ममालिक में मुआशी तरक्की तो हो रही है मगर अवाम की अक्सरियत तालीम, सेहत और मयार ज़िंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं ना उसका सामना भी कर रही है। हालांकि इन ममालिक का जो जीडीपी रेट है वो भी बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि सिर्फ मुआशी तरक्की काफ़ी नहीं होती है, हमें इंसानी तरक्की पर भी तवज्जो देनी होगी जो कि वसाइल की मसावी तकसीम और अच्छे हुकूमती निज़ाम की बदौलत ही मुमकिन हो पाती है। अब ये तो हो गई एक रियासत की सतह की बात। हम इसी चीज़ को एक फ़र्द के लेवल पर भी समझ सकते हैं कि एक इंसान दौलत कमा ले पर उसकी ज़िंदगी में खुशहाली और सहूलियात ना आए तो ये बिल्कुल बेमायनी सी बात है, क्योंकि असल तरक्की लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करना है, ना कि सिर्फ दौलत या फिर पैसा जमा करना है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स लाख रुपए कमा रहा है लेकिन वो अपनी सेहत पर वो पैसा खर्च नहीं करता या अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देता तो उसकी दौलत का कोई फ़ायदा होगा क्या? वो अपनी कमाई को ना तो अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ना ही अपनी नस्ल के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर कोई इंसान अपनी दौलत को इस्तेमाल नहीं करता तो ये उसकी बहुत बड़ी हमाकत है। ना तो इंसान दौलत को कब्र में लेके जा सकता और ना ही उसे उसकी दौलत मरने के बाद कोई फ़ायदा दे सकती है। तो वक्त तवक्ते ये वो दौलत किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल ना की गई हो। आखिर में हमें ये समझना होगा कि मुआशी तरक्की का जो असल मकसद है वो इंसानी खुशहाली के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बगैर हमारी तरक्की बेमायनी समझी जाती है। हमें अपने वसाइल को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एक पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। तो आज से आप भी ये अहद करें अपने साथ, हम सब ये अहद करें अपने साथ कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह तरक्की
के साथ आगे बढ़ना है और एक प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ हम लोगों ने एक कह लें कि मुआशी तरक्की नहीं करनी है, बल्कि इंसानी तरक्की को भी आगे लेकर चलना है। इंसानों के हवाले से भी हमने एक दूसरे में रहकर, इस मुआशरे में रहकर इस मुआशरे को बिगाड़ से बचाना है और सुधार की तरफ लेकर चलना है। तो ये चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से भी काम किया जा सकता है और साथ ही साथ मुआशी तरक्की, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर ऊपर काम किया जाएगा तो अगर इंसान खुशहाल होंगे तो तरक्की भी उसी तरह होती ही जाएगी। अगर हम लोगों को, अगर हम फ़र्द वाहद को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है तो ऑब्वियसली वो पे बैक भी ज़रूर करेगा। ये गिव एंड टेक का मामला होता है, किसी भी चीज़ में आप कर ले। अगर आप किसी को अच्छा देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो जब अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा तो उसके बाद इन रिज़ल्ट वो एक अच्छी चीज़ ही प्रोड्यूस करेगा जिससे उसको भी फ़ायदा होगा, उस मुआशरे को भी फ़ायदा होगा और उस मुल्क को भी, उस कौम को भी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये आज की सूरत हाल थी, आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपकी जो मुलाकात है ना, एक ऐसी मेहमान से करवाएंगे जो इससे पहले तो बैंक में काम करती थी, लेकिन वो पिछले 7 सालों से फूड केटरिंग फील्ड में काम कर रही है। यानी पिछले 7 साल से वो शेफ़ की फील्ड में अपने कदम जमाए हुए हैं और ये पाकिस्तान की वाहिद खातून है जो बड़े पैमाने पर खाना बनाने, यानी कि देगे बनाने के साथ साथ केक और स्वीट्स डिशेस में भी बहुत माहिर हैं। उनके लजीज खानों की बदौलत ही उन्हें पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बेशतर इनामात से भी नवाजा गया है, सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। तो आज हमारे साथ हमारी मेहमान प्रोफेशनल शेफ़ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि शेफ़ बनने से अब तक का उनका जो सफ़र था, उनकी जर्नी थी, वो कैसी रही और उन्हें इस मकाम पर पहुंचने के लिए किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ा। और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी ने प्रोफेशनली शेफ़ बनना है तो वो किस तरह बन सकता है, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है, और कुछ ना कुछ आज हम उनसे पकाना भी सीख लेंगे, कुछ टिप्स भी लेंगे आज हम अपनी प्रोफेशनल शेफ़ से कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, अचानक वाला मेहमान आ जाए और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम उसमें फटाफट कौन सी ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जो मज़ेदार भी हो और जो जल्दी जल्दी बन भी जाए। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है हमारी शेफ़ पर्सन है रुखसाना, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। रुखसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ रुखसाना, पहले तो आप बैंकिंग में थी, फिर उसके बाद आप इस शोबे में आई। अब माशाल्लाह इतना आपने एक्सेल कर लिया है इस शोबे में भी कि आपको पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से इनामात भी मिले, सर्टिफिकेट्स भी मिले मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। तो पहले तो मुबारकबाद। थैंक यू ये सो मच। कोई मेरे ख्याल से कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी, अगर आपको अचीव मतलब कोई रिकग्नाइज कर रहा है तो कैसा रहा आपका सफ़र ये 7 सालों में एज अ शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मुश्किलें आई और कितनी आसानी आई आपके लिए? चलिए मैं आसान कर देती हूँ। यार पता क्या, देखें जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो टफ टाइम तो आता है, फेलियर आपकी लाइफ में लाजमी आते हैं। ऐसे इंसान सक्सेस हासिल नहीं करता जब तक आपकी लाइफ में फेलियर ना आए। हाँ, और एक वाइट कॉलर जॉब छोड़कर एक आप काम करना, एक मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम एक फ़ीमेल के लिए यही है, किचन का काम करना। आपको पता है कि घर में अगर एक लेडी अगर खाना भी बना रहे हो, घर में एक हांडी बना रहे हो, तो वो भी यही कहती है कि यार ये इतना मुश्किल है। तो मेरे लिए तो था ही मुश्किल कि एक वाइट कॉलर जॉब छोड़कर फौरी तौर पे आप ही आना, अपना काम करना, वो भी अपना काम स्टार्ट करना, एक स्टेप लेना मेरे लिए मुश्किल था। बट ये मेरा शौक था, जुनून था, जज्बा था कि मैंने ये काम करना ही करना। मैं अपने पैशंस को लेकर, इसी को लेकर आगे चली और आज मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए और मेरा काम इतने लेवल पर है कि मैं पाकिस्तान की वो वाहिद लेडी हूँ जो देगे बनाती हूँ। मतलब ये कहने की बात है कि लोग हैरान होते हैं कि यार कैसे आप कर लेती हैं। अब आप भी वही आप भी वही कितने देगे बना लेती हैं वैसे? मैं मेरे ख्याल में मैं
मेरे पास जितना भी ऑर्डर आ जाए मैं इनकार नहीं करती, मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना आता है। मेन चीज आपके बिजनेस में जो है ना, आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को कैसे आगे लेकर जाना है। तो मेरा जो काम है ना, मेरा दिमाग और घड़ी की सुई पर चलता है, मैं उसके हिसाब से चलती हूँ और मैनेज कर लेती हूँ। मतलब मेरे पास 10 देगे आ रही हूँ, 15 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनकार नहीं करती अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की जैसे आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से ही था या जब आप बैंकिंग के शोबे में गई हैं वहां से आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिली है और फिर आपने इस पे अप्लाई की है? मुझे स्कूल लाइफ से ही स्कूल लाइफ से ही था कि डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी मेरे अंदर थी ये चीज कि मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में भी टाइम पर ही मैं जाती थी। जब मैं बैंक में आई तो आपको पता है बैंक्स में भी इसी तरह है कि आपने टाइम पर आना है ऑफिस, तो वो एक रेगुलरिटी मेरे अंदर चली गई। और जब मैं अपने बिजनेस में आई तो वो फिर और ज़्यादा पुख्ता हो गई काम कर करके कि भाई मैंने, मेरे क्लाइंट कहता है कि मिस आपने मुझे 2 बजे डिलीवर करने हैं, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 बजे से पहले ही डिलीवर करूं ताकि, क्योंकि रास्ते में भी आप डिलीवरी टाइम भी आपने दरमियान में रखना होता है, हर चीज़ को मैनेज करके मैं आगे भेजती थी और वो मेरा खाना टाइम पर पहुंच जाता था। इसी तरह सक्सेस मिलती रही, फेलियर आए हैं, नाकाम भी हुई हूँ, लेकिन उसी फेलियर से मैंने बहुत लर्न किया, तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। लोग पता क्या करते हैं, कारोबार स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल 1.5 साल वो कहते हैं यार मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता ये काम, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप उसी मुश्किल टफ टाइम में होते हो ना, वही आपको आगे ले जाने वाला टाइम होता है, और हम उसी को ही छोड़कर बैठ जाते हैं बिजनेस को। वही हमारे लिए एक टाइम होता है कि हमने उसको कैसे आगे लेकर जाना है, अपना माइंड चलाना होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं मतलब उसी टाइम से मैं सारी कश्तियां चलाकर आ चुकी थी। मैंने कहा नहीं रुखसाना, अब तुमने यही करना है, करो। तुमने चैलेंज तो बहुत ज्यादा लोगों को किया था, यस आई कैन डू इट, करो अब। तो मैं अकेले ही फाइट करती थी अपने आप से, मैं अपने अंदर की बात नहीं बताती थी कि यार मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये मैं अपने आप से ही सवाल जवाब करती थी। तो मैं उठती थी, फिर काम करती थी, ऑर्डर्स आते थे, मेरे पास जितने मैक्सिमम ऑर्डर आते हैं ना, मैं उससे ही ज़्यादा खुश होती हूँ। अच्छा, ये भी बताएं, बहुत सी ख़वातीन जो घर में बिरयानी ख़ास तौर पर बनाती हैं, उनके चावल ना बहुत ज़्यादा यहाँ तो कह ले के उस तरह नहीं बनते जिस तरह बाहर के वो एक होता है ना कि बड़ा अच्छा टेक्सचर भी होता है, अलग अलग चावल भी हो रहे होते हैं, तो घर में उस तरह नहीं बनते। चावल को कितनी देर बॉईल करना चाहिए या उसको कितनी देर भिगो के रखना चाहिए, कौन से चावल यूज़ करने चाहिए खासतौर पर बिरयानी में? अच्छा, यही प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती थी। अच्छा, तो आप मुझे जो सा मर्जी चावल दे दें, पुराना दे दें, नया दे दें, मैं चावल को हैंडल कर लूँगी। अच्छा, ये एक टिप्स ही होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने चावल को बॉईल करना, बॉईल करने से पहले आपने आधा घंटा उसको पानी में भिगो करके रखना है, भिगो के रखना है। अच्छा, जो सुपर कर्नल बासमती चावल होता है ना, मैं सुपर कर्नल बासमती 11-21 चावल यूज़ करती हूँ, और नारोवाल से भी चावल मेरे आ जाते हैं क्योंकि मैं तो बल्क में मंगवाती हूँ। और एक तो चावलों की पहचान भी होती है, चावल का दाने की पहचान भी होती है कि आप जब आप चावल लेने के लिए मार्केट में जाते हो, आप अपनी हथेली पे रखें चावल। जब आप अपनी हथेली पे चावल रखें, चावल का जो दाना होता है ना, अगर एक साइज़ का दाना हुआ ना तो वो चावल ठीक है। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें टोटा चावल मिक्स कर देते हैं, छोटा बड़ा चावल होता है, और वो फिर जब आप पकाते हो तो वो उसमें मिक्सिंग चावल भी होते हैं, दूसरे भी चावल होते हैं। और जब एक चावल का जो दाना तो उसके अंदर ना एक वाइटनेस कलर की होती है, वाइट, एक्स्ट्रा वाइट होता है एक चावल। वो चावल जो है ना सख्त होता है, अच्छा होता है, और वो उसको आप हैंडल कर लेते हो। लेकिन अगर चावल एक ही जैसा हो ना, मतलब कलर वाइट ही है, तो वो चावल कच्चा चावल होता है और वो घुल जाता है। जो नॉर्मल लेडीज होती है जिनको नहीं आता खाना पकाना, हमारे जैसे प्रोफेशनल को तो खैर पता चल चुका है। फिर आप जब चावल बॉईल करते हो, हाफ डन चावल आपने बिरयानी के लिए बॉईल करने होते, फुल डन नहीं होते। फुल डन जो होते हैं, जब आप चावलों को दम पर लगाते हो तब खुद ब खुद हो जाते हैं, तब वो खुद ब खुद हो जाते हैं। ये दूसरा टिप्स ये है, जब आप दम पर, और ड्यूरिंग बॉइलिंग आपने थोड़ा सा ऑयल भी उसमें चावलों में डालना है, विनीगार डालना है, 2 चम्मच आपने विनीगार डालना है। ये 2 चीजें जो होती है ना, एक तो इसमें फ्लेवर इनहेंस होता है ऑयल से, ऑयल जब आप ऑयल जब ऐड करेंगे तो उसमें शाइनिंग आ जाती है चावलों में। जब आप उसको निथारते हो ना तो शाइन
करते हैं और विनेगार से थोड़ी मजबूती चावलों में आ जाती है और उसका टेक्सचर और जो उसका फ्लेवर है वो भी एक अच्छा इन्हेंस हो जाता है। नमक तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा डालते ही हो, सही बस है। फिर इसके बाद पकवाई का टाइम होता है चावलों में। जब आपने दम पर चावल जब बिरयानी बनाती हो, जब आप उसका मसाला बनाते हो ना, कुछ लोग पता क्या करते हैं, मसाला बनाते वक्त ना वो एक्स्ट्रा ही उसमें मसाला बना देते हो। आपने थोड़ा थोड़ा ड्राई रखना है। जब आपने पहले आप चिकन रखना है, फिर उसके बाद आपने चावलों की लेयर डालनी है, फिर आपने चिकन की सिर्फ एक लेयर, मैं एक लेयर डालती हूँ चावलों क्योंकि मुझे मैं उसकी चिकन की लेयर डालती हूँ। कुछ लोग मसाले जो 3 या 4 लेयर डालते हैं, ये गलत करते हैं। इतनी ज्यादा लेयर नहीं डालनी चाहिए, वो चावल आपका घुल जाता है। ओके, आप एक ही लेयर में बनाएं, एक ही सिंपल नीचे लेयर डालें, उसमें आपने मसाला बनाना और ऊपर सारे चावल आप डाल दें। ओके, फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाना है और ऑयल का थोड़ा सा ऑयल ड्रिप करना है आपने और उसको आपने दम पर रख देनी है। चावल पुदीना लगाएं, ऊपर पुदीना डालें, हरी मिर्च डालें, गार्निशिंग करें, टमाटर की करें और उसको आप 5 से 7 मिनट पर आप दम पर रखते हैं चावलों को। और जब आप खोलेंगे तो माशाल्लाह से आपके चावल खिले खिले खूबसूरत, टूटे हुए चावल नहीं आपके होंगे, टोटा नहीं बनेगा। एक ही लेयर में डालना है। प्रोफेशनल शेफ ने पकाई हुई है बिरयानी, ऐसी लगेगी। फूड कलर आप बाद में, सबसे बाद में आपने फूड कलर ऐड करना है। और हमारे यहाँ फूड कलर भी लोग ना पता क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो वो ज्यादा नहीं ऐड दम की बिरयानी नहीं लग रही है। सही। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह आपने प्रोफेशनल तरीके से बिरयानी बनानी है, जिस तरह रुखसाना बिरयानी बनाती हैं और अपने क्लाइंट्स को भेजती हैं और वो जब दाद देते हैं तो वो वाली बिरयानी आप भी घर में आराम से बना सकते हैं। और उससे पहले भी आपने किस तरह हाफ डन करके बाकी चीज़ें भी रखनी है ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। तो हमारे साथ शेफ़ रुखसाना मौजूद थी। रुखसाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का, और किस तरह रुखसाना की जर्नी शुरू हुई हमने वो भी आपको बताई है। जनाब, कहा जाता है कि मुसव्वरी एक ऐसा फ़न है जिसमें महज रंगों या लकीरों के इस्तेमाल से दुनिया भर में अमन का पैगाम दिया जा सकता है। वैसे तो हमारे सीखने का अमल ताउम्र जारी रहता है और हर काम के लिए हमें महारत, टेक्निक और फ़न का लिहाज रखना पड़ता है। मुसव्विरों, मुजस्मा साज, अदीबो, शायर, मौसीकार और गुलकार बनने के लिए हमें फ़नी रमूज़ों दरकार होते हैं। हर दौर में मुसव्वर अपने माहौल, मुआशी, समाजी और मजहबी हालात के मुताबिक तख्लीकी काम करते रहते हैं। मुसव्वरी की इब्तदा कदीम ज़माने से हुई। तस्वीर बनाने वाले को एक जादूगर ख्याल किया जाता था, लिहाजा ज़माने कदीम से ही मुसव्वरी को आला मकाम हासिल रहा है। आज हम इसी मुनफरिद टॉपिक पर बात करेंगे कि आज के इस दौर में मुसव्वरी या फिर ख़त्ताती की क्या अहमियत रह चुकी है और क्या ये शौक़ के साथ साथ मुनाफा बख्श काम भी है या नहीं, और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना जा सकता है। तो ऐसे ही 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक तो ख़त्तात हैं, बहुत ही खूबसूरत ख़त्ताती करते हैं। उनकी जो ख़त्ताती की कह लें कि पिक्चराइजेशन है उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू किया है, वो आप हमारे स्टूडियो पे भी देख सकेंगे। मुख्तलिफ उन्होंने ख़त्ताती की हुई है। आतिफ़ इकबाल काजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काजी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ वाटर कलर पेंटर सना तबस्सुम ने भी हमें आज ज्वाइन किया है। वो भी हमें आज कुछ बनाकर दिखाएंगी इस वक्त में कि किस तरह कलर पेंटिंग की जा सकती है, और साथ साथ वो क्रिएट भी कर रही हैं कुछ। तो सना, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। तो क्या बना रही हैं सना आप? मैं आज आपको वाटर कलर में फ्लावर्स बना के दिखाऊंगी। अच्छा, फ्लावर्स बना के दिखाएंगी। तो ये 2 कह लें कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आतिफ साहब, आप भी साथ साथ अपना काम शुरू कर ले, साथ साथ आपसे गुफ्तगू भी करते हैं। कितने साल हो गए हैं आपको खत्ताती करते हुए? मैं 2004 से सीख रहा था। सीख रहे थे? सीख रहा अच्छा। था। और अब प्रोफेशनली कितनी देर होगी आपको? तकरीबन 15-16 साल हो गए फील्ड में। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी तक 15-16 सालों में कितनी आपने ये बना ली है? बहुत ज़्यादा, अनगिनत। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहती है हम लोगों की, उसके बगैर होता नहीं है काम। प्रैक्टिस की और उस पर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं साथ साथ। तो सना, आप मुझे बताइए, आप ये जो वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, आपको कितने साल हो गए और आपका ये जो प्रोफेशन है ये भी मुनाफा बख्श है, पैसा कमाया जा सकता है इस आर्ट के साथ भी? हाँ, मैं 2016 से ये कर रही हूँ। अच्छा। और पैसा इसमें ऑब्वियसली कमाया जा सकता है।
ठीक ये है, आपकी उस पर डिपेंड करता है आप इस फील्ड में कितना एक्सेल करते हैं। ओके। तो आप भी अर्निंग कर रही हैं इसके साथ? हाँ जी, मैं भी इसके आप साथ भी earning कर मतलब रही हूँ। अपना ऑनलाइन आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ हाँ है? जी, ऑनलाइन मैंने अपना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो देखने वाले बच्चे हैं या कुछ औरतें भी हमें ख़वातीन भी हमें इस वक्त देख रही होंगी, तो एक आर्टिस्ट बनते हुए कितना टाइम लगता है, कितना अरसा दरकार होता है? हाँ, ये डिपेंड करते हैं, कुछ लोग तो बहुत जल्दी इसको पिक कर लेते हैं क्योंकि अच्छा। वाटर कलर जो है थोड़ा सा मुश्किल मीडियम है, डिफ़िकल्ट होता है, हाँ। डिफ़िकल्ट होता है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 1-2 इयर्स में आप प्रोफेशनल बन आप सकते हैं। प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आपने स्टार्ट ही वाटर कलर से किया हाँ जी, था? मैंने स्टार्ट ही वाटर कलर से किया था। इसकी कोई ख़ास इसके पीछे कोई रीज़न था या हाँ, आपको बस ये, पसंद ही ये था? मुझे पसंद भी है, दूसरा ये बहुत डेलिकेट मीडियम है। इसके साथ यानी जब आप प्ले करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। तो अभी मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ऑनलाइन भी आप ये काम अपना कर रही हैं, तो एक अगर आप पेंटिंग बनाती हैं तो वो कितने में सेल आउट हो जाती है? ये साइजेस पे भी डिपेंड करता है और आप जो वर्क कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड अच्छा। करता है ठीक है। कि आप कितने साइज़ की बना रहे हैं, आपने कौन सा उसके लिए चूज़ किया। आप सिटी स्केप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। अच्छा। फिर फ्लावर्स हैं और ये लैंडस्केप हैं, ये थोड़ा सा कम उससे हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर सिटी स्केप पसंद किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे लैंडस्केप, आपके फ्लावर्स, हाँ, इसका ज़्यादा ट्रेंड है। सही। तो आप मतलब कितनी देर में एक बना लेती हैं पूरी पेंटिंग या वो सारी चीज़ें, ये डिपेंड करता है कि किस हाँ, तरह किस का तरह का आपको चाहिए? प्रोजेक्ट मिला हुआ है। हाँ जी, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं ये आपके फ्री हैंड होते हैं, ये आप जल्दी थोड़ा बना लेते हैं। लेकिन बाकी जो है उसमें आर्किटेक्चर आ जाता है तो अच्छा। थोड़ा सा वो मुश्किल या नहीं हो जाता वो है। मुश्किल हो जाता है। साथ साथ आप करें भी तो काजी साहब आप साथ साथ बात कर सकते हैं, जी, साथ बिल्कुल साथ कर लिखते सकता हूँ। हुए, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। ये कैलीग्राफी ज़्यादा मुश्किल ये होती है। ज़्यादा हाँ, मुश्किल है ये ज़्यादा क्योंकि मुश्किल ये है। इसका काम सारा कलम से हाँ, है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए एक खत्तात बनते हुए कितना टाइम लग जाता है, कितना अरसा दरकार होता है? ये डिपेंड करता है Depend करता है। आप कितनी इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। आप अच्छा। एक इंस्टीट्यूट से लेक्चर ले लेते हैं या किसी उस्ताद से आप एक नशिस्त करते हैं, उसके बाद आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पर्सनल टाइम है, आप उस पर कितना टाइम अपना लगाएंगे। अच्छा। ये सारी चीज़ जो है बेसिकली आपकी प्रैक्टिस पे है। प्रैक्टिस पे होती है। प्रैक्टिस पे है। अच्छा, इसमें आपकी राइटिंग का भी बड़ा अमल दखल होता है ना जी, कि बहुत आपकी ज़्यादा। राइटिंग कितनी खूबसूरत है। जी। उससे भी पता चलता है कि बच्चा जो है ना इस साइड पे जा सकता है। जी बिल्कुल जा सकता है। है। दूसरा यहाँ पे इनको बच्चों को अगर चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो हाँ, स्कूल वगैरह में ऐसा नहीं है। स्कूल वगैरह में कलम वगैरह आपको पता है जी। एक अरसा हो गया कि स्कूल वगैरह में और तख्ती जी, जी। वगैरह वो ख़त्म कर दी गई है। लेकिन अभी जो वो कट मार्कर वगैरह है वही बच्चों को दिए जाते हैं और उसी से उनको सिखाया जाता है। लेकिन उनकी वो सिर्फ वक्ती तौर पे हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते उस पर। अच्छा। हाँ जी। तो आप अपनी एक ये पेंटिंग या जो कैलीग्राफी है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितने में सेल आउट करते हैं, कितने में चली जाती है? अच्छी प्राइस अच्छी प्राइस में चली अच्छी जाती प्राइस है। में जाती है। लेकिन अगर ये इतना एक्सेल इसमें कर रहे हैं तो लोग क्यों कम हो, इस फील्ड में क्यों लोग कम हैं? नहीं अब कम नहीं है, अब आना शुरू हो अब गए आना हैं। शुरू हो गए। पिछले 2-2.5 साल से ना दोबारा जो हैं लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो गया। खासकर जैसे ही ये समर वेकेशन शुरू होती हैं ना तो बच्चे भी कुछ आते हैं सीखने के लिए। तो एक अच्छा मुसव्विर बनने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके बीच में तहम्मुल मजाजी होनी चाहिए। ठीक है। आप पेशेंस बैठ लेवल आपका बहुत लाज़मी अच्छा होना चाहिए। ओके, कि आप 2-4 घंटे एक जगह स्टिल बैठ सकते हैं, वहाँ पे बैठ के उस पे काम करना है। अच्छा। मेन चीज़ आपकी ये होती है। उसके ठीक बाद है। आपके इंटरेस्ट है। तो सना आपका ये जो शौक है ये कितना महंगा है? ये काफ़ी महंगा ये है। काफी महंगा है। हाँ जी, इसकी शीट ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। अच्छा। फिर जब कलर्स पे आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। ओके। और अगर किसी ने वाटर कलर पेंटर बनना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? और काजी साहब ने तो बता दिया कि पेशेंस लेवल आपका बड़ा इसमें मैटर भी करता सेम है। यही है कि सेम आपने- यही है। हाँ हाँ जी, कि आप अपनी पेंटिंग को कितना टाइम दे रहे हैं। अच्छा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप उस तरह नहीं कर पा, यानी अगर ओके। आप सीख लेंगे लेकिन आप छोड़ देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बेशक आप थोड़ी देर के लिए करें, डेली करनी है।
ठीक है, लेकिन क्या इसका इससे भी ताल्लुक है कि बचपन में आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या आप ये इसको किसी भी उम्र में सीख सकते हैं? कुछ लोगों के लिए होता है कि उन्हें बचपन से शौक होता है, हाँ कर रहे जी। होते हैं, लेकिन ये अगर आपको शौक है आप किसी भी एज में सीख सकते ठीक हैं है। और ये डिपेंड करता है कि आप अपने इस शौक को कितना टाइम दे रहे हैं। आपकी बचपन में पेंटिंग अच्छी थी? ठीक थी। ठीक थी। हाँ जी, ये मुझे बाद में शौक ये बाद में ज़्यादा शौक हुए। आया। हाँ जी, और फिर मैंने इसको काफ़ी टाइम भी दी है। तो आपने इसको खुद सीखा, ऑनलाइन सीखा या कहीं से आपने नहीं, मैंने क्लासेस ली? इसको क्लासेस ली थी। क्लासेस ली थी, हाँ जी, प्रॉपरली क्लासेस ली proper थी। करा- ओके, तो अब आप आगे सोच रही हैं कि आप भी जिस तरह आपने क्लासेस ली थी, आप भी बच्चों को, आने वाले नए टैलेंट को क्लासेस देंगी इस हाँ हवाले जी, से? मेरा प्लान है इसका। अच्छा, प्लान है साथ ही साथ। हाँ जी। चलें, ठीक है। तो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या लोकली यहाँ पर मिल जाती हैं इजीली? हाँ, कुछ मिल जाती हैं, लेकिन जो मैं अपने कलर यूज़ करती हूँ ये मैं बाहर से मंगवाती ये हूँ। बाहर से मंगवाती हैं? हाँ जी। ओके। और शीट भी ये हम लोगों की इम्पोर्टेड ही होती है, पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती है, तो इसलिए ये कॉस्टली ज़्यादा ये पड़ती है। कॉस्टली ज़्यादा होती है। तो चले जी, हमारे दोनों जो आर्टिस्ट हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं वाटर पेंट्स के साथ, और ये वाली जो ख़ास तौर पर जो वाटर पेंट्स होते हैं ना, बहुत मुश्किल हैंडल होते हैं और इस पे महारत हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक कह लें कि मुनफरिद किस्म भी है और साथ ही साथ बहुत मुश्किल किस्म भी है, ख़ास तौर पर अगर पेंटिंग की बात की जाए। ये देख भी रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि किस तरह उसको मैनेज किया जाता है, साथ ही साथ कि जल्दी कलर सूख ना जाए या पानी सूख ना जाए, उसको फौरी से जिस तरह आपने उसको मोल्ड करना है आप कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे जिस तरह काजी साहब जो है वो कैलीग्राफी कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मतलब मुझे याद है बचपन में इस तरह के मार्कर्स, ख़ास तौर पर कट वाले मार्कर्स काजी साहब आते थे, स्कूल में मैं यूज़ करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था उसके साथ लिखने का, खूबसूरत हो जाती थी ऑटोमेटिकली राइटिंग उसके साथ ना। तो मेरे ख्याल से ये भी वही चीज़ है। ये सना आपका कितना रह गया है? हाँ, मेरा तकरीबन थोड़ा सा complete हो गया। हमें दिखाएं टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे कैमरा में दिखाएं कि ये खूबसूरत सा जो फ्लावर है वो सना, अगर हमारा जो कैम है वो दिखा सके, खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो सना बना रही है और क्या खूबसूरत लग रहा है सना, माशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वाटर कलर को जो मैनेज किया गया है, ऐसे लग रहा है कि जो दूसरे कलर्स हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आजकल मेरे ख्याल से बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप घर में बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी होती हैं, आप यूट्यूब पे बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी एक हॉबी हो सकती है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ये चीज़ें भी हैं, कैसा भी जो आप पीछे पेंटिंग्स जो आपने ये बनाई हुई हैं, इनका भी थोड़ा हमें हवाला दें, कुछ बताएं कि ये कब बनाई थी आपने, इनमें कितना टाइम लगा आपको बनाते हुए? देखिए जी, पहली नशिस्त जो होती है उसमें कोशिश करते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जी। ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है जब आपके मूड पे भी। हाँ जी। तो ये तकरीबन जब मैंने स्टार्ट की थी तो तकरीबन कोई 5-6 घंटे लगे थे। ओके। क्योंकि उसके बाद जो स्केच करने के बाद जो मैंने इस पे निकाशी की है उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा वाह था। जी वाह, क्या और बात। जो मैं इसकी फिलिंग करता हूँ वो पॉइंटर से होता है और वो ज़्यादा बारीक है, अच्छा, क्योंकि ठीक पहले है। आपने पेंसिल वर्क करना है, उसके बाद उसको फिर पॉइंटर उसके बाद पॉइंट के साथ यूज़ करना है, क्या बात है। तो सना आप भी कुछ लेकर आई हैं या यही बना रही हैं? मैं बस यही बना रही हैं, लाइव बना के दिखा रही हैं सना हमें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रह गया सना का कंप्लीट होने वाला है और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें हमारे दोनों आर्टिस्ट, फिर हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखाएंगे कि किस तरह इन्होंने ये कंप्लीट किया है। आप ज़रा टर्न करके इनको दिखा दें, बिकॉज़ ये मुझे इसके बाद ब्रेक लेनी है और हमने जो है ब्रेक पर जाना है। तो फौरी से सना कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी, ये मेरा कंप्लीट ये जी, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे सना ने कितना ही खूबसूरत सा फ्लावर बनाया है वाटर कलर के साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सना, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये 20 मिनट में सना ने यहाँ पर कंप्लीट किया है इस वाटर कलर को मैनेज करके। ये फ्लावर सना ने यहाँ पर हमारे लिए बनाया। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस विद यू। और काजी साहब आपका भी कंप्लीट हो गया जी, तो मेरा दिखा complete दें फिर।
वाह जी वाह, क्या ही खूबसूरत जनाब कुल शरीफ लिखा है काजी साहब ने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रंगों का जो इम्तजाज है और डिफरेंट कलर्स जो यूज़ किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप भी यहाँ पर आए और खूबसूरत सी कैलीग्राफी आपने हमें करके दिखाई है। यहाँ पे एक अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर ली जाए और बड़े शहरों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ख़ास तौर पर अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो आए रोज़ किसी ना किसी मसले को हम उजागर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो आज जिस मसले के ऊपर हमने बात करनी है वो काफ़ी पुराना है और जितनी मेरे ख्याल से उसके ऊपर बात की जाए उतनी कम है। मैं बात कर रही हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से। सेफ सिटी कैमराज शहर लाहौर में लगाए गए, इस वजह से लगाए गए ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है शहर लाहौर में, वो चाहे बढ़ती हुई ट्रैफिक के हादसात हों, ई चलानिंग का मसला हो या फिर डकैती, राहज़नी या चोरों को पकड़ना हो, तो उनके लिए ये आसानी हो कि हमें वो फुटेजेस मिले और हम उनकी निशानदेही कर सकें और पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर किया जा सके इसके थ्रू सेफ सिटी कैमराज की मदद के। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब बेशतर कैमरा जो शहर लाहौर में लगे हुए हैं वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से डाकुओं को, राहज़नों को, जो डकैती कर रहे होते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता और वो खुलेआम यहाँ पर फिर रहे होते हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है कि सेफ सिटी कैमरास कितने ठीक हैं शहर लाहौर में, कितने ख़राब हैं और क्यों इनके ऊपर बात नहीं की जा रही या इस मसले को हल नहीं किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। मुदस्सिर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मुदस्सिर एक पूरा इदारा है जो इस हवाले से काम कर रहा है, जिनको सिर्फ ये अथॉरिटी डेजिग्नेट की गई है कि जनाब आपने कैमरास के हवाले से काम करना है, आपने देखना है जो भी एक्टिविटीज़ शहर लाहौर में हो रही है कैमरे के थ्रू आपने उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी है और ये मदद करेगी पुलिस को ख़ास तौर पर। कितने ख़राब हैं इस वक्त शहर लाहौर में कैमराज और कितने ठीक हैं? कुल 750 कैमरा है। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जो चुना है। सीएम जो है मरियम नवाज शरीफ, उसकी इस पे बड़ी नज़र है। अच्छा, अब वो इसको ठीक करना चाहती है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि लाहौर में 7,500 के करीब 800 के करीब कैमरा है। उसमें कोई 55 चल रहे हैं, बाकी सारे ख़राब हैं। अच्छा, इसमें मेन वजह यह है कि हवावे कंपनी ने जब ये कैमरे लगाए तो उस टाइम जो है वो पूरे सिटी में जो है वो कैमरे चल गए थे, सारा मेंटेनेंस हो गई थी, यानी कि अच्छे तरीके से ये सेटअप लग गया था। हर जगह पे जो अहम शहरों पर वहाँ पे जो है पुलिस को लग गए थे, हाँ बिल्कुल फुटेज मिल रही थी। अब जो है ना बाद में उस वक्त डॉलर था 104 पे, बाद में डॉलर इतना इंक्रीज हो गया कि हवावे कंपनी भाग गई। अच्छा, उसने कहा कि हमें जो है वो और पैसे दें, जब तक हमें और पैसे नहीं देंगे तब तक जो है वो हम आप वो नहीं लगाएंगे। तो इस हवाले से ये जो है वो काम जो है वो ठप हो गया और कैमरे जो है वो ख़राब होते गए। तो ये उसको फिर बाद में जो है ना वो ठीक नहीं किया गया। तो अब जो है सीएम की जो है वो इस पर काफ़ी तवज्जो है, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी जो है वो ठीक मुकम्मल तौर पे नहीं हुए। तो फंड जो है वो हुवावे के बाद किसी और को टेंडर मिला इसके हवाले से या कोई और कंपनी ने अभी तक लिया ही नहीं है? अब ये लोकल कंपनियां कर रही हैं, हवावे तो भाग गई है। ठीक है। और डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से जो है वो भाग गई है। तो ये जो है वो ऐसे ही सिस्टम को ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास है और जो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही। मकसद क्या था इन कैमरास को लगाने का? कुछ चीज़ें चंद जो थी वो मैंने बता दी हैं। और ये कब शुरू हुआ था ये ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इन्होंने जब ये सारे नस्ब किए गए थे कैमरास? 2016 में शुरू हुआ था। मकसद ये था कि चोरी डकैती रोकनी है, चोरी डकैती की वारदातों को रोकना है, शहरियों को रिलीफ देना है और जो फुटेजेस हैं उनको वो निकालनी है। ये 2017-18 में जो धमाका हुआ था वो इसी के ज़रिए मैं जो है वो उस टाइम कैमरे पकड़ा गया था। हाँ, वो कैमरे उस टाइम काम कर रहे थे
ठीक है। अब जो है जब कोई चोरी डकैती होती है तो फुटेजेस ही नहीं मिलती, ठीक है। अब वो तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो क्या करें, वो ये बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। अब जो DIG एहसन यूनुस जो MD लगे हुए हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर, उसने अच्छे अच्छे अफसर वहाँ पे लेके गए हैं, वो जो है वो फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कैमरे भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इनकी जो बैटरियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं, अब बैटरियाँ भी कॉस्टली हैं। अब एक और मसला है कि जो बैटरियाँ चोरी होना शुरू हो गई, अच्छा, ठीक है, उसकी FIR की गई और जो चोर थे एक आधे मिले, 2-3 ग्रुप, बाकी वो मिले नहीं है। तो ये जो है ना इसको प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत है और प्रॉपर तवज्जो की ज़रूरत है और वो जो है वो नहीं दे पा रही सेफ सिटी। हालांकि बड़े अच्छे अफसर हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। आप देखें ना सेफ सिटी का दायरा जो है वो पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। कसूर और ननकाना में जो है वो इसके साथ वो चल गए हैं, अब शेखुपुरा में और बाकी शहरों में जो है वो कोशिश मतलब की वहाँ जा पे रही भी है। इंस्टॉल किए जा रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो गुजरांवाला है, रावलपिंडी है और उसके अलावा फैसलाबाद है, वहाँ पे भी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और फंड्स गवर्नमेंट ने जारी कर दिए, गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई मसला नहीं है। अब ज़ाहिर है अच्छा, फंड्स अगर इनको मिल रहे हैं तो पिछले 8 सालों में फिर क्यों नहीं अभी तक ये अभी हल किया गया? मैं जैसे पहले बताया कि अभी जो CM है ना इसकी तवज्जो है इस पे, ठीक है। वो पहले लोगों की तवज्जो नहीं थी, पहले भी तो हुकूमतें थी। असल में पता ही क्या है, ये जो प्रोजेक्ट था ना ये मुस्लिम लीग नून का था जी। तो PTI ने थोड़ी दूर जाके जो अफसर वहाँ पे लगे हुए थे उनको ट्रांसफ़र किया। अच्छा। नए अफसर आए, उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा और सेकंड फंड नहीं मिल रहे थे, हवा पे कंपनी भाग गई, ओके। उसकी वजह से ये फिर ख़राब होना शुरू हो गए। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ख़ासतौर पे मुदस्सिर साहब, जो हाई प्रोफाइल होते हैं उनमें किस तरह की तफ्तीश या फिर ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या किस तरह पैरामीटर्स दिए जाते हैं तफ्तीश के हवाले से? इसमें सबसे अहम जो है ना वो मोबाइल का डेटा होता है। अच्छा। अगर मोबाइल का डेटा ना मिले तो फिर जियो फेंसिंग वहाँ पे करवाई जाती है कि जो जहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल हुए हैं, सबसे तो यही इसी से क्लू मिलता है। सेकंड ये कैमरे होते हैं जो कि अक्सर ख़राब मिलते हैं, जो ख़राब होते हैं, बिल्कुल। तो थर्ड फिर होता है कि वो गाड़ी को देखा जाता है। अच्छा। गाड़ी के नंबर को या मोटरसाइकिल अगर कुएं में इस्तेमाल हुआ है तो उसको देखा जाता है, तो फिर या फिर प्राइवेट कैमरे चेक किए जाते हैं। ये 3-4 ही जो है पुलिस जो है इस तरीके से कोशिश करती है। सेकंड, पुलिस की रवायती तरीका है कि वो फिर कोशिश करती है किसी तरीके से वो जो शक की बुनियाद पर वो मुलज़िमों को पकड़ती है, फिर उनसे तफ्तीश करती है। वो तो फिर ज़ाहिर है सदियों से चला आ रहा है, तो वो फिर एक तरीका है। जदीद टेक्नोलॉजी उस तरह के हमारे पास नहीं है जिस तरह के बाकी दुनिया तफ्तीश करती है, औलाद हैं उस तरह के नहीं हैं। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास भी ऐसे कोई टूल नहीं है कि जिसके ज़रिए जो है वो मुलज़मान को जो है पहुँच सकें या पकड़ सकें। वो दिए नहीं गए, ज़ाहिर है कॉस्टली होते हैं। हमारी तो यह है कि हमारी तो जो फोर्स के पास पेट्रोल नहीं है। अच्छा। पेट्रोल कम पड़ जाता है, वो फिर मुंशी थानों से जो है वो मैनेज करते हैं। SHO की जिम्मेदारी होती है मैनेज करना पेट्रोल का। गश्त के लिए डॉल्फिन फोर्स को जो है वो पेट्रोल नहीं मिलता, वो अब ज़्यादा जो है वो पेट्रोलिंग की बजाय वो ज़्यादा नाके लगा के खड़ी होती है, चेक कर रही होती है। हालांकि उसका काम नाके लगाना नहीं है, पेट्रोलिंग करना है। और पेट्रोलिंग की वजह से ही जो है वो ये डकैतियाँ या इस तरह की चीज़ें जो है वो कम होती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अब पेट्रोलिंग ही नहीं की जाएगी तो डाकू भी फिर इसलिए पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं अपनी। वो बिल्कुल बिल्कुल देखे ना, अब डाकुओं को पता है कि ये यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से निकल जाएंगे, या वो वहाँ खड़े हैं किसी और रास्ते से निकल जाएंगे, दूर से नजर आ रहे हैं। ये कौन सी बात है? डाकुओं को क्या जरूरत है नाके पे आके चेकिंग करवाने की? वो तो आम बंदे की वो पकड़ लेते हैं, डाकू बिल्कुल नहीं आते नाके पे। इसीलिए जब तक इनको पूरा पेट्रोल नहीं मिलेगा तब तक ये डॉल्फिन की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। फिर पीरू थी वो 15 पे भी रिस्पॉन्स करती थी, उसका भी पेट्रोल का इशू है, थाने की गाड़ियों का पेट्रोल का इशू है। इसको जो है ना पेट्रोल बढ़ाना चाहिए, लेकिन इनका चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। अच्छा। असल में इन्होंने फिर बाद में इसलिए काम किया कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो पेट्रोल बेच देती थी। अच्छा। मोटरसाइकिलों से निकाल के ना, हर चीज़ में हमारे में चोर बाजारी निकाली हुई है ना, तो हर चीज़ में करप्शन हो रही है। तो उनको पेट्रोल ज़्यादा देते थे, वो फिर ऐसा करते थे कि वो बोतल लगा के वो नाली उतारते थे तो पेट्रोल निकाल के भेज देते थे। अब फिर इस तरह की शिकायत जब अफसरों को मसूल हुई, उसने कहा इनका पेट्रोल कम कर दें। अब इतना कम हो गया कि अब तो पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, इतना कम हो गया है उनके लिए। लेकिन किस तरह ये हमारी फोर्स को यहाँ पे खासतौर पर हमारी पुलिस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनको इसीलिए ये डेजिग्नेट किए जाते हैं कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमारी हिफाजत करें, हमारे जानो माल की हिफाजत करें। और अगर इनके होते हुए भी डकैतियाँ हो रही हैं, जो है ना चोरियाँ हो रही हैं, घरों में कत्ल किए जा रहे हैं सरेआम, तो किस तरह फिर कौन हिफाजत करेगा हमारी? असल में देखें ना, ये चोरी डकैती रोक नहीं सकती, इसको कम किया जा सकता है, ठीक है।
क्योंकि आप इसका तल्लक है अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोज़गारी से, ठीक है। जब तक आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, अच्छा। बेरोज़गारी होगी, तो लोग ज़ाहिर है चोरी टिकटियाँ करेंगे उसको। अब इस साल मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं। एक वक्त होता था कि जब पुलिस मुकाबले होते थे ना, तो लोग डर जाते थे, डाकू डर जाते थे, वो वारदातें नहीं करते थे कि हुण पुलिस जड़ी है ना वो बंदे मार रही है तो असी हुण टिकटियाँ नहीं करना, ठीक है। अब ये सूरत हाल है कि पुलिस मुकाबले जो है होने के बावजूद जी डिकेटियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, बल्कि डिकेटी मर्डर भी हो रहे हैं, शहरियों को ज़ख्मी भी किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये GT रोड पे थोड़े दिन पहले गुजरपुरा में एक ताजर से जो है वो 70 लाख की वारदात हुई है, ठीक है। वो गला मंडी जा रहा था, वो आड़ती को पैसे देने के लिए, वहाँ पे जो है वो बेचारे को जो है लूट लिया गया। तो ये मुखबिरी की बना पर जो है टिकटियाँ हो रही हैं, तो ये इसको पुलिस अफसरान को एक बाकायदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस वहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग बनानी पड़ेगी, और जिन स्पॉट्स में ये टिकटियाँ होती हैं वहाँ पर ज़्यादा कार्रवाइयाँ करनी की सबसे अहम ज़रूरत बात है। यह है कि जो नए गैंग जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। नए क्योंकि उन्हें पता है ना कि बाकी चीज़ों के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा या बाकी लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा, तो हमारे लिए भी शायद कह लें कि रोड साफ है तो हम भी इस चीज़ को परसू कर सकते हैं। लेकिन इस पे पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है कि वो क्या कर रही है। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद है। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज प्रोफेसर अहमद हमाद साहब एक बड़ी ही मशहूर शख्सियत के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के मायानाज़ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर बेमिसाल सैयद नूर अहमद साहब ने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में जीवा, घूंघट, चूड़ियाँ और मजाजन जैसी बेहद ट्रेंड सेटर्स फिल्मों को डायरेक्ट किया है और मुतादिद फिल्में बनाई भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए हैं। जिस वक्त टाइटैनिक रिलीज़ हुई तो दुनिया में हर तरफ उसकी धूम मची हुई थी, मगर पाकिस्तानी सिनेमा में चूड़ियाँ फिल्म ने किसी की नहीं चलने दी थी। मज़ीद जानते हैं सैयद नूर के मुतालिक अहमद हमाद की इस मुलाकात में, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए हमें। प्रिया मुनीबा, लाहौर के जो चमकदार तरीन सितारे, हम उनको आजकल उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आज हम पैरागॉन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मौजूद हैं और लाहौर शहर जिनकी वजह से रोशन है और दिलकश है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और आपका तारुफ तो ज़ाहिर है साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इब्तदाई कलिमात के तौर पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ आपके बग़ैर अधूरी है। जदीद इंडस्ट्री जो है वो आपसे शुरू होती है और उसके बाद आज तक आप ही का नाम सबसे नुमायाँ। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब सैयद नूर साहब से है। आज हम उनके पास मौजूद हैं और आइए आप उनसे मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे और सुनें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शाह साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हमाद साहब, इतना लंबा तारुफ करवा दिया आपने। इतनी लंबी तो ज़िंदगी नहीं रही मेरी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, मोहब्बत के साथ करवाया और अभी मेरा दिल चाह रहा था मज़ीद बात की जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, इस काबिल कहाँ हैं हम। आपका आना हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है और बाइसे एहतराम है। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया सर। जी मोस्ट वेलकम। हम बात ये करना चाह रहे थे आपसे कि माशाल्लाह आपने इतने बड़े बड़े नाम मुतारफ़ करवाए, जिसमें हीरोज़ हैं, जैसे शान है, सलीम शेख है और इसी तरह हीरोइंस हैं। तो हमारे जहन में आपका जो खूबरू चेहरा है वो हमेशा आता है। तो ख़ुद आपने अपने आप को हीरो के तौर पे स्क्रीन पे क्यों नहीं आप लेके आए? अगर मैं हीरो बन जाता तो आज मैं ज़ीरो होता। अच्छा जी, हीरो की जो उम्र है वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक डायरेक्टर की या एक राइटर की है। यानी किंग के बजाय किंग मेकर। किंग मेकर बन मुझे हमेशा कैमरे के पीछे रहना अच्छा लगता था। सही। मुझे बहुत सारे सीनियर डायरेक्टर्स ने कहा अपनी फिल्म में मुझे हीरो कास्ट करना चाहा, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मैं कर पाऊँगा। ठीक। हालांकि जितने भी एक्टर्स हैं उनको गाइड करता हूँ, जो नए हैं ख़ास तौर पे उनको। देखो ना, नए लोगों में मैंने जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है वो एक लंबी कतार है। बिल्कुल सर, ऑफ द स्क्रीन भी बहुत सारे नए लोग। आप सलीम शेख साहब की बात कर रहे हैं, उसके बाद बाबर अली, जीवा,
बिल्कुल, अदनान समी सरगम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरबाज खान घूंघट, फिर आप दीवाने तेरे प्यार के मोहम्मद राना, बिल्कुल। फिर रैम्बो, मतलब जितने भी ये लोग हैं। इसी तरह सिंगर्स भी कुछ आपने पहली दफ़ा आपकी फिल्म में आके उन्होंने गाया। जी जी। जैसे गलबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनवर रफ़ी साहब ने अनवर रफ़ी साहब ने कुछ गाए हुए थे, लेकिन प्योरली जो डेब्यू किया वो अरशद महमूद ने किया। अच्छा। अरशद महमूद साहब के साथ साथ वारिस बेग साहब, हाँ बहुत बड़ा नाम है वारिस बेग साहब, जिन्होंने उन्होंने बड़े अच्छे मेरे लिए गीत गाए। वो एक गीत गाने आए थे, फिर सारे ही उन्होंने गा दिए। तो इतना अच्छा, इतना बड़ा टैलेंट था वो। वाह वाह। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और ख़ुद भी नया हो गया। क्या बात है। आपके ऊपर एक आम तौर पे जो मुखालफीन हैं उनकी तरफ से एतराज़ आता है कि इसमें कोई शक नहीं आपकी खिदमत बेपनाह हैं, इस इंडस्ट्री को उठाने में आपका बड़ा किरदार है, लेकिन साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में एक मखसूस आपके पसंदीदा लोग थे, आप उनको कास्ट करते थे जिससे बाकी लोग लेफ़्ट आउट महसूस करते थे, और इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की तबाही में भी कहीं ना कहीं आपका कोई किरदार है। तो इसके बारे में आपकी क्या ये अजीब सी वैसे परसेप्शन है इस हवाले से कि जी मैं ख़ास लोगों को प्रमोट करता था या अपनी फिल्म में लेता था। एक टीम वर्क होता है और फिर एक किरदार की शक्ल होती है जिसके साथ आप लोगों को कास्ट करते हैं। ठीक है। मेरे यहाँ जितने भी लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं वो उनकी शक्ल थी उस किरदार में, इसीलिए वो कामयाब हुए। वाह। जब आपकी पर्सनैलिटी या आपकी प्रेजेंस उस रोल में फिट इन नहीं होगी तो आप क्लिक नहीं करेंगे। आप जो जितनी मर्ज़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा आप ज़ोर लगा लें, आप कभी अच्छे नहीं लगेंगे। आप ये देखें अंग्रेज़ी फिल्मों में एक टाइटल आता है कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ बिल्कुल। वो क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर? कास्टिंग डायरेक्टर ये होता है कि उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, डायरेक्टर उनको स्क्रिप्ट देता है कि जी ये स्क्रिप्ट लें, पढ़ें और इसके मुताबिक मुझे सजेस्ट करें। फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर वो पढ़ता है और जो अवेलेबल आर्टिस्ट होते हैं उनकी तीन नाम वो उनको देता है डायरेक्टर को, इस रोल में ये 3 नाम, इस रोल में ये 3 नाम, इस रोल में ये 3 नाम। उसके बाद डायरेक्टर की जॉब शुरू होती है कि उसमें से एक को सिलेक्ट करता है। दुरुस्त। तो हमारे यहाँ ये डायरेक्टर को खुद ही काम करना पड़ता है। लिहाजा आपको मेरे यहाँ यही हुआ कि मुझे पता है मेरे कहानी के इस किरदार की शक्ल कैसी, इसका नाक लंबा होना चाहिए, यहाँ गोल आंखें होनी चाहिए इस रोल में, हैं जी, और लिप्स जब वो हंसे तो उसके लिप्स ऐसे खुलने चाहिए, ऐसे। ये चीज़ें जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप अच्छा काम नहीं ले सकते आर्टिस्ट से। अच्छा, अब आ जाएँ उस तरफ, साइमा की तरफ। मुझे मालूम है कि इशारा किया होगा कि साइमा को हर फिल्म में लेते हैं। जी जी। मुझे ये बताएं कि मैंने जितनी फिल्मों में साइमा को लिया है, सब फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और सारी फिल्में हिट हैं। जब मैंने डाकू रानी बनाई तो आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, कौन थी ऐसी खातून जो डाकू रानी का रोल कर सकती है? बिल्कुल ठीक। मुझे लेना बनता था उसको। बिल्कुल। चूड़ियाँ जब बनाई तो कौन सी ऐसी सबमिसिव लड़की थी परफॉर्मेंस के लिहाज से बिल्कुल कि मैं उसको ना लेता, उसको ले लेता। कोई भी फिल्म उठा के देख लें, उसने जस्टिफाई किया है, मैंने जस्टिफाई किया है कि इसी को होना चाहिए। तो ये बुराई हमेशा वो लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो ये जो मसाइल हैं और ये रहने चाहिए, ये जो बोलते हैं इनको बोलते रहना चाहिए, ये जो आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते हैं करते रहना चाहिए। जब भी तो आप फलांगेंगे, एक्टिव होंगे, कुछ सोचेंगे और कुछ सोचेंगे और बेहतर सोचेंगे। मैं इस बात बहुत अच्छी बात की शाह जी, आपने अभी जिक्र फरमाया कि नए चेहरे को, तो उसमें मुझे जन्नत मिर्ज़ा ताज़ा तरीन याद आ रही है, तेरे बाजरे दी राखी। वो फिल्म में बाकायदा देखने के लिए कुछ 3-4 मरतबा गया वहाँ पे, तो खुशी भी हुई और मायूसी भी हुई। मायूसी इस सेंस में कि लोग नहीं थे देखने के लिए, और छोटी स्क्रीन उन्होंने उसके लिए डेडिकेट की हुई थी। 9th नंबर या 8th नंबर था उधर एम्पोरियम में, तो मैंने देखी शौक़ से। मुझे तो वही सैयद नूर नज़र आया और अच्छा लगा, लेकिन पब्लिक जो थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि शायद आप जैसे लेजेंडरी लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी क्या राय है? लोग इस वक्त सैयद नूर की फ़िल्म देखने क्यों नहीं आते? मेरी फिल्म देखने आते क्यों नहीं आते? उस फिल्म के साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली प्रमोशन का मसला हुआ है। अच्छा। प्रॉपर प्रमोट नहीं हुई फिल्म,
और डिजिटली अगर आप बात करें तो उसमें डिजिटली बहुत अच्छा काम हुआ था। यहाँ लोगों को पता भी नहीं था डिजिटल क्या होता है जब मैंने डिजिटल शुरू किया था। अच्छा, मैंने 16-17 साल पहले डिजिटल एडिटिंग शुरू की थी अपने इस स्टूडियो में। अच्छा, एविड में लेके आया था अमेरिका से। अच्छा। यहाँ कैंची से फिल्म कटती थी, मैं एविड पे काटता था, कंप्यूटर पे डिजिटल पे काटता था। ये जो सो कॉल्ड कहते हैं ना डिजिटल, ये उनको पता भी नहीं है एविड क्या है, उसको पता भी नहीं है एडिटिंग का ये सॉफ्टवेयर कब मुझे डिज़ाइन याद आ रहा है हुआ। बोटी लेके जानी शायद उसी पे एडिट करवाई। जी हाँ, जी हाँ। फिर सर लेकिन आपको टेली साइनिंग के लिए फिर पाकिस्तान से बाहर भेजनी पड़ती थी, फिर जाहिर वापस है प्रिंट मैं करवाना जाता पड़ता था। ये लोग आज मामे बनते हैं डिजिटल के। मैं उस वक्त डिजिटल पे काम कर रहा था जब इन्होंने सुना भी नहीं हुआ था। ये टीवी के ऊपर काम करते थे या नहीं करते थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये डिजिटल फिल्म जो है मैंने सीखी उस वक्त, आज से 16 साल पहले 17 साल पहले, जब मैं फिल्म का नेगेटिव लेके बैंकॉक गया, थाईलैंड गया, इंडिया गया, मतलब जहाँ से वो हमने सब किया। तो ये इनको मालूम नहीं है डिजिटल क्या होता है। जो लोग एतराज़ करते हैं कि डिजिटल नहीं था, डिजिटल पे काम होता क्या है। डिजिटल एक फॉर्मेट है, आपने शॉट वही लेना है जो आप 35 पे लेते थे। कैमरा वैसे ही जाएगा, लेंस वैसे ही तब्दील होगा, माहौल वैसे ही बनेगा, मूवमेंट वैसे ही आएगी, सब कुछ वैसे आएगा, सिवाय इसके कि कैमरा वो स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव वाला नहीं है। आपके पास एक चिप वाला कैमरा आ गया है जो क्लैरिटी लेके आता है, और वो क्लैरिटी भी बाज़ औक़ात बुरी लगती है। जी, ग्रेन डाला जाता है बाकायदा। हाँ। ये दिखाने के लिए कि नहीं ये रील वाला है, सफ़ेद वो फील देने के लिए। तो ये मैं वही बात करता हूँ हमेशा कि एतराज़ करना कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप आगे बैठ के डिस्कस करेंगे ना तो आपके पास अल्फाज भी नहीं होंगे, आपके पास ऐसा इतना नॉलेज भी नहीं होगा। सर ये देखिए तीफा इन ट्रबल आई पाकिस्तान की, फिर ये मौला जेट आई, उनके इन्वेस्टर्स ने कमाया, उसके बावजूद अगली फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह अब आप भी हम देखते हैं माशाल्लाह ये पैरागॉन वगैरह, आपने भी जितना कमाया फिल्म में दोबारा फिल्म में लगा दिया, लेकिन आप पर भी मायूसी हम देखते हैं बसा औकात। कोई मायूसी नहीं है, 3 फिल्में बना के बैठा हूँ, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं अपने हिसाब से फिल्म को लगाऊं। ये नहीं कि कोई कहे जी फिल्म लगा दें। अरे 5-6 करोड़ रुपए मैंने लगाया, मुझे पता है कब लगाना है, कैसे फिल्म का वापस आना है। आपकी ख्वाहिश पे नहीं लगा सकते फिल्म, आम आदमी की ख्वाहिश। इंडस्ट्री को उठाने के लिए फिर सर कौन से इंडस्ट्री को उठाने के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं चाहिए, एक पूरा एक सिस्टम चाहिए। एक आदमी एक फिल्म नहीं चला सकती। जितनी फिल्में, ये तीफा इन ट्रबल की बात की है आपने, मौला जट की बात की है, तो ये अगर एक फिल्म से चलना होता तो फिल्में चल पड़ती। अब कौन 22 करोड़ 25 करोड़ की फिल्म बनाएगा मौला जट? कौन तीफा इन ट्रबल 15 करोड़ की फिल्म बनाएगा? बात यह है कि फिल्म सस्ती बननी चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए, और मुसलसल एक ग्रुप तश्कील देना चाहिए, एक ग्रुप को आगे आना चाहिए, ये ग्रुप फिल्म्स बनाए। तो सर OTT के आने पे, ये नेटफ्लिक्स वगैरह इसके आने पे आपका इतना काम है, क्या आप उस तरफ सोचते हैं कि आप या आपके बाद जो आपका बेटा है वो चलें, सिनेमा अगर अवेलेबल नहीं है तो OTT के लिए काम करें? क्यों करें OTT पे? मैं एक फिल्म का आदमी, मैं फिल्म के लिए काम क्यों ना करूं? सही। OTT पे वो लोग काम करते हैं जिनको सिनेमा में जगह नहीं मिलती। क्यों काम करें OTT पे? हाँ, OTT हमें फाइनेंस करें, हम उसके लिए बनाते हैं फिल्म। सही। मैं ख़ास तौर पे OTT के लिए फिल्म डिज़ाइन नहीं कर सकता। अगर मैंने उसके लिए डिज़ाइन करनी है तो मैं वो फिल्म सिनेमा में क्यों ना लगाऊं? फिर अगर सिनेमा में ना लगाऊं तो आप कल को आप नहीं भी कहेंगे दोस्ती में, प्यार में, कोई और आगे कहेगा और यार आप फिल्म के आदमी हैं, OTT पे आप आ गए, इतना बड़ा काम करके छोटे काम पे आ गए। ये जीने नहीं देते लोग। एक राय आपकी बात से याद आया कि ये भी है कि जो टीवी का आदमी है वो फिल्म में कम जाता है, और फिल्म के आदमी का तो नखरा ही बहुत है, वो तो आपको पूरी दुनिया में टीवी पे नज़र ही नहीं आएगा, वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। आप इससे एग्री करते हैं? आपने क्योंकि बाज़ टीवी के लोगों को प्रमोट करके भी वो स्टार बनाया है। नहीं, खैर ऐसा तो कोई बात नहीं है। टीवी के लोगों ने बड़ा काम किया है फिल्म में आके, और फिल्म के लोगों ने ही जाके टीवी की बुनियाद रखी थी।
पीटीवी की बुनियाद रखने वाले फिल्म के लोग थे। अच्छा, ये कमर आफ्ताब साहब, ये सब लोग फिल्म से गए थे। ये फिल्म में इनकी ट्रेनिंग थी। सही, फिल्म के लोग थे ये। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिल्म को इतना वो डिग्रेड कर देते हैं लोग। पहली बात तो ये है कि ये जो कहा करते थे, अब तो खैर कम हो गए, कि फिल्म में अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ आप कैसे कहते हैं किसी को? ये अपना हुनर है सर, वो नहीं, skill हुनर नहीं है, ये पढ़े skill- लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग थे। अगर डिग्री को आप पढ़ा लिखा कहते हैं तो डिग्री वाले लोग थे। बिल्कुल ठीक। अगर मैं डायरेक्टर्स में नाम लूँ, परवेज़ मलिक साहब बाहर से पढ़ के आए थे, डिग्री लेके आए थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर फ़लसफ़े के आदमी थे फ़लसफ़े सर, के और शानदार आदमी मास्टर थे। हाँ। फिर जितने भी अपना इकबाल यूसुफ इंडिया से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वहीद मुराद साहब, मैंने बताया कि जितने भी लोग थे सब पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया था ड्यू टू फीमेल। अच्छा, फीमेल कोई काम नहीं करती थी फिल्म में, अच्छा नहीं समझते थे, तो लिहाजा उस बाज़ार से लड़कियां आती थी जो बेबाक होती थी और जिन्होंने आके एक हीरोइन का और डांस का एंगल संभाला। और यही हमारा अलमिया बन गया फिल्म इंडस्ट्री का, कि अगर कहीं किसी लड़की को ऑफ़र की गई फिल्म तो वो पहला लफ्ज़ ये कहती थी कि जी मुझे तो डांस नहीं आता। तो फिल्म में एक डांस का कंपल्सरी होना, ये हमारे लिए डैमेजिंग बन गया, जो नहीं होना चाहिए था। सही। टीवी पे डांस नहीं होता था, टीवी पे लड़कियां चली जाती थी, वही लड़कियां टीवी पे जाके काम करती थी। ये एक मसला रहा है। अब उन लोगों की बात अगर मैं करूं जो लोग एतराज़ात करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो बड़े लोग हैं, वो सोसाइटी में बड़ा मुकाम रखने वाले लोग हैं। मेरे सामने एक इंटरव्यू में बैठे हुए उन्होंने मुझे यही कहा कि आप क्या हैं, अनपढ़ लोगों की इंडस्ट्री है, लड़कियां आप लेके आते हैं वहाँ से, बाज़ार से अनपढ़ जाहिल, आपको पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती, आपको बड़े घरों अच्छे घरों की लड़कियां नहीं मिलती, आप इस तरह करते हैं। मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कहा है आपने, ये ऑन एयर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपने ये कहा अपने किरदार पे, और इसी किरदार की शर्म की वजह से मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ कि आइंदा मैं पढ़ी लिखी लड़की लूँगा, और मैंने डिसाइड कर लिया आपकी बेटी को लूँगा। अच्छा। क्योंकि वो डेफिनेटली पढ़ी लिखी होगी, बड़े घर की भी है, अच्छे घर की भी है। तो वो फट पड़ी कि व्हाट आर यू टॉकिंग, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। मैंने कहा अभी आपने कहा कि आपको नहीं मिलती। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ये ठीक। सारी बकवासबाजी है, बिल्कुल सही। जिसको अब फेस करते करते मुझे 54 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे समझ आ गई कि कौन कहाँ से बोल रहा है और क्या बोल रहा है, अब माइंड में नहीं करते। जी शाह साहब, माजरत के साथ एक जसारत करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ देर के लिए हमें तवक्कुफ़ करना पड़ेगा। इससे पहले कि मुनीबा शुक्रिया कहे, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि इसको एक सेगमेंट में समोना ज़्यादती होगी, अपने साथ भी और नाज़रीन के साथ भी। तो हम इससे अगला जो हिस्सा है, आज पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं, अगला हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह कल आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमारी और आपकी मुलाकात कराई है बड़े मशहूर शख्सियत है सैयद नूर साहब के साथ, और जो आधा हिस्सा रह गया है, जो बाकी मुलाकात का हिस्सा रह गया है, वो कल आपके साथ ज़रूर हम भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।